नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम गुजरात। जानता हूं आज का एपिसोड थोड़ा खतरनाक है, जैसा आपको थोड़ा मिर्ची लग सकती है, लेकिन लगे तो लगे, क्योंकि हम सवाल जरूर पूछेंगे कि अरावली पर पहले फैसला क्यों दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने फिर बाद में अपने ही फैसला क्यों पलटा। हम जरूर इस मुद्दे पे बात करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि हाई कोर्ट के जज हैं तो बहुत अच्छे हैं, होशियार हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कभी कभी गलती हो जाती है कुलदीप सिंह सेंगर की सजा के मामले में। अभय दुबे जी से बातचीत आपको जरूर सुनना चाहिए। पहले 4 पीएम गुजरात को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे के पास। 4 पीएम न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। आजकल साहेब के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, सरकार के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं। कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जिससे जनमानस में यह संदेश साफ चला गया कि सरकार जन विरोधी काम कर रही है। ये मैसेज बिल्कुल क्लियर चला गया और लोगों में गुस्सा जो पहली बार देखा कि भाई जब हमारी जंगल जमीन पहाड़ नहीं बचेंगे तो हम जी के करेंगे क्या। पिछले दिनों जिस तरह दिल्ली और हरियाणा में प्रदूषण ने सब सीमाएं पार कर दी, तो देश में प्रदूषण पहली बार गंभीर चिंता का विषय बना। अखिलेश यादव ने लिखा कि अरावली बचेगी तो फिर जीवन बचेगा, पहाड़ बचाओ। और ये बड़ी अच्छी बात है कि राजनीतिक दल भी अब ये सोचने लगे हैं, विचार करने लगे हैं कि असली चीज, असली जिंदगी ये पहाड़ और ताजी हवा है। तुम्हारी छिचोरी और गंदी राजनीति सब एक तरफ, लेकिन अगर पहाड़ नहीं बचेंगे, जंगल नहीं बचेंगे, नदियां नहीं बचेंगी, तो तुम जी के करोगे क्या। किस तरह से धन पशु लगातार जंगल को काट काट के कंक्रीट के महल बना रहे हैं, अरावली की योजना। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आंदोलन हुआ तो सरकार को समझ में आया कि चीज तो गलत हो गई, हाथ से निकल गई, और सुप्रीम कोर्ट को भी अपना फैसला पलटना पड़ा। लेकिन मेरा बड़ा सवाल यह है, मैं सुप्रीम कोर्ट पे कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि न्यायपालकों को बड़ी मिर्ची लगती है अगर उन पर सवाल हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को अब यह भी सोचना चाहिए कि जिन जज साहब ने अरावली का फैसला दिया, अब अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटा है तो फिर उन जज साहब के भी कुछ जन्म पत्री तलाश कर लें। क्योंकि एक बार एक जज साहब के यहाँ करोड़ों रुपए जले हुए मिले थे। जज साहब को अभी तक मेरी जानकारी में तो है, मुझे नहीं पता वो हट गए और नहीं हट गए हो, कि पार्लियामेंट में अभियोग आएगा और ये होगा, लेकिन शायद अभी तक है, हो सकता है मैं कंफ्यूज हूँ। लेकिन अगर कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अरावली का फैसला दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट को बाद में पलटना पड़ रहा है, तो इस संलिप्तता की भी तो जांच होनी चाहिए। क्योंकि रंजन गोगोई थे, एक महिला ने एक अभद्र आरोप लगाया, महिला की शालीनता के परे जाके आरोप था वो, या ये कहूंगा महिला को अपनी शालीनता बचाने के लिए आरोप था, जो भी हो कहानी। लेकिन गगोई साहब का दिल एकदम पलट गया, फिर सरकार के बड़े सारे ऐसे फैसले दिए तो सरकार को अच्छे लगते, तो बाद में गगोई साहब राज्यसभा पहुंच गए। अरावली का मामला कहीं ना कहीं भारत की सारी कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करता है। और सरकार इतनी डरी हुई है कि 4 पीएम के कम से कम 1 दर्जन वीडियो हटाने के लिए यूट्यूब को चिट्ठी लिख चुकी कि 4 पीएम का ये वीडियो हटा दीजिए, ये वीडियो हटा दीजिए, ये वीडियो हटा दीजिए। सरकार 4 पीएम से बहुत डरी हुई है। हमारे वीडियो को जानबूझ के सेंसरशिप लगा दी गई है, कम दिखाया जा रहा है। लेकिन इन सबसे सवाल उठाने लोग थोड़ी ना बंद कर देंगे। अरावली के मामले में जिस तरह फजीयत हुई है सरकार के संग सुप्रीम कोर्ट की भी, इस पर आपकी गंभीर टिप्पणी चाहता हूं। देखिए, आपने कहा कि अगर न्यायपालिका पे कुछ कह दिया जाए तो उन्हें मिर्ची लग जाती है। मैं इसकी परवाह नहीं करता, आप भी इसकी परवाह नहीं करते, मुझे मालूम है। क्योंकि हम लोग जो कहते हैं वो कोई न्यायपालिका की गरिमा को कम करने के लिए नहीं कहते। हम किसी जज के ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। हम किसी जज की निष्ठा और ईमानदारी पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते। हम जो बोलते हैं वो तथ्यों के आधार पर बोलते हैं। और हमारे बोलने से पहले ही इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पहले पन्ने की एक बड़ी खबर में ये दिखा दिया है, ये साबित कर दिया है तकरीबन कि सुप्रीम कोर्ट का ही जो एक एक्सपर्ट पैनल था, उस पैनल ने, सरकार ने जो तथाकथित साइंटिफिक रिपोर्ट भेजी थी कि 100 मीटर से ऊपर की पहाड़ियों को पहाड़ी न माना, नीचे की पहाड़ियों को पहाड़ी न माना जाए, हैं? उसके बारे में एमिकस क्यूरिस को ये बोल दिया था, लिख के दे दिया था उसने कि हम इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है। आप इस रिपोर्ट पर इस रूप में विचार कीजिए कि ये, इसमें हमारी सहमति शामिल नहीं है। ये मत मानिए कि हमने भी इसको हरी झंडी दे दी है। अब आप सोच लीजिए, जब उस एक्सपर्ट पैनल ने भी उस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया था, यानी उस रिपोर्ट के साथ, उस रिपोर्ट के पक्ष में अपनी राय नहीं दी थी, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर, कोई भी जज हो, हम किसी जज का नाम नहीं ले रहे, हम किसी बेंच का नाम नहीं ले रहे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो वो सुप्रीम कोर्ट का नाम ले रहे हैं हम। वो लेने के लिए हम मजबूर हैं, वरना हम वो भी उसका भी नाम नहीं लेते। हमें किसी की बदनामी करने का शौक नहीं है। ये पत्रकारिता के नियमों और उसूलों के खिलाफ है। और न्यायपालिका का हम बहुत आदर करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का हम सबसे ज्यादा आदर करते हैं। तो उस स्थिति में फिर आखिरकार किस तुफैल में
उस तथाकथित वैज्ञानिक रिपोर्ट को स्वीकार किया गया। और पर्यावरण मंत्रालय से ये पूछिए, ये कि पर्यावरण मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान साहब हैं, धर्मेंद्र प्रधान है कि भूपेंद्र यादव? हाँ, भूपेंद्र भूपेंद्र यादव है ना? हाँ, जी, भूपेंद्र भूपेंद्र यादव यादव, साहब जो, पर्यावरण मंत्री हाँ, भूपेंद्र यादव। हाँ, वो यादव साहब जो हैं, उन्होंने इस रिपोर्ट के वापस लिए जाने से पहले और सरकार ने अपना रवैया जो पलटा, उसके पहले जो उन्होंने लोकसभा में बयान दिए, वो बयान क्या खारिज हो गए अपने आप? क्या कोई जादू की स्याही से वो बयान लोकसभा के रिकॉर्ड से मिट गए? उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो हम लोगों ने एक राष्ट्रीय मानदंड बनाया है 100 मीटर वाला, इस राष्ट्रीय मानदंड से दरअसल अवैध खनन के ऊपर रोक लगेगी, अवैध खनन कम होगा इससे, ये उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने ये भी बयान दिया था कि कांग्रेस के जमाने में जो इलीगल माइनिंग होती थी, उसकी वजह से मजबूरी में उनको ये मानक बनाना पड़ा। आप उनके इन 2 बयानों को देखिए। अच्छा, अब जब सरकार समझ गई कि बहुत नुकसान हो रहा है उसका, और सरकार ने उसको पलट दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको पलट दिया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के वो लोग जिन्होंने वो मोहर लगाई थी, वो तथाकथित विशेषज्ञ जिन्होंने वो रिपोर्ट तैयार की थी, और वो तथाकथित पर्यावरण मंत्री जिन्होंने ये कहा था कि इससे तो दरअसल ये एक बहुत अच्छा मानक है, इस मानक को इसलिए बनाया गया था कि इससे ये फायदे होंगे। तो अब उनका वो बयान कहां गया? ये थूक के चाटना नहीं हो गया? आप बताइए, ये थूक के चाटना नहीं हो गया? इसमें देखिए, कटघरे में सब लोग खड़े हुए हैं एक लाइन से। ऐसा नहीं है हम एक किसी को कटघरे में खड़ा करें, किसी को ना करें। ये सब मिलजुल के हो रहा था पूरा का पूरा। तो मेरा मानना यह है कि दरअसल जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उस फैसले को पलटा है, तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, हम उस पर तालियां बजाते हैं, हम सराहना करते हैं उसकी। लेकिन ये सवाल तो आएगा ही कि वो फैसला दिया ही क्यों गया था। ये सवाल तो आएगा ही कि वो रिपोर्ट तैयार क्यों करवाई गई थी। ये सवाल तो आएगा ही कि पर्यावरण मंत्री ने उस फैसले के बचाव में कौन कौन से वक्तव्य दिए थे। क्या हम उन वक्तव्यों को भुला दें? भाई, जिसने फैसला पलटा है, वो तो सरकार ने पलटा है, तो रिपोर्ट तो सरकार ने बनवाई थी। सरकार की बनाई हुई रिपोर्ट पर कोर्ट ने मोहर लगाई थी अपनी। तो ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन प्रश्नों को देखिए, आपने जनता के दबाव में, नुकसान होने के डर से, प्रतिष्ठा गंवाने के डर से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत कड़ी आलोचना होगी इसके डर से, उसके बाद भविष्य में जो पर्यावरण की दुर्गति होगी तो उसमें सरकार के नाम पे थूथू होगी, मोदी के नाम पे थूथू होगी, पर्यावरण मंत्री के नाम पे थूथू होगी, सुप्रीम कोर्ट के नाम पे थूथू होगी। ये तमाम बातों के डर से इन लोगों ने इस काम को किया है। अगर इन लोगों को इन चीजों का डर होता, संयम होता, और इन लोगों ने ईमानदारी से काम किया होता, तो ये होता ही नहीं। ये हुआ क्यों, सवाल इस बात का है। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और वह जब बात इन फैसलों की निकलेगी तो अभय सर, मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूँ, मैंने भी बहुत प्रैक्टिकल इन सब चीजों को देखा है। कोविड का टाइम था, लोग तड़प तड़प के मर रहे थे, अस्पतालों में बिस्तर नहीं थे, दफनाने के लिए, लाश दफनाने के लिए जगह नहीं थी। अमेरिका, लंदन में बैठे लोग 1-2 लाख रुपए उन लोगों को संपर्क में भेजने को तैयार थे कि हम 2 लाख 3 लाख पे भेज रहे हैं, हमारे माताजी की, हमारे पिताजी की डेथ हो गई है, कहीं इनको अंतिम चिता इनकी कहीं जल जाए। इस बात के लिए लोग देखे 2-2 लाख रुपए, वहां 3 लाख रुपए भेजने को तैयार थे, क्योंकि चिता जलाने के लिए जगह नहीं बची थी। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पान मसाला, जब 50 केस थे, पान मसाला खा के थूकने पे, क्योंकि खा के थूके तो पान मसाला बेचने पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और जब केस 50,000 निकलने लगे तो पान मसाला कंपनी करोड़ों रुपए रोज कमाती है। अब मैं कुछ आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन सबको पता है कि वो पान मसाला की कंपनी कितना ऑब्लाइज करती है सरकारों को। अचानक एक दिन जब 50,000 केस रोज निकल रहे थे, फैसला आया कि पान मसाला बनाने की अनुमति दे दी जाती है। मैं बड़ा हैरान कि कोविड का इतना दौर और पान मसाला की अनुमति दे दी गई। मैंने सरकार को नोटिस दिया, सरकार ने जवाब भी दिया। मैंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करी, कोविड के बीच की बात है, और मैंने कहा सर, हजारों केस रोज निकल रहे हैं, 50 केस में पान मसाला बंद, हजारों केस में पान मसाला की अनुमति, आदमी थूकेगा तो पान मसाला वायरस फैलेगा। उससे पहले पान मसाला कंपनियों ने मुझ पर जितने दबाव डाले जा सकते हैं, जितने लालच दिए जा सकते हैं, सब डाले। मैं का सवाल ही नहीं है, हम आपका चाहते नहीं है, बंद करा दिया जाए।
रजनीगंधा जैसी कंपनी ने एफिडेविट दिया कि साहब हम तो प्रधानमंत्री सहायता कोष में अभी 10 करोड़ रुपए दान देकर आए हैं, प्रधानमंत्री सहायता कोष हम तो बिल्कुल समाज के हितैषी हैं। और अभय जी, हैदर भाई ये मेरे बहुत अच्छे अधिवक्ता, इतनी बढ़िया रिट तैयार थी कि जज साहब को भी खारिज करने की हिम्मत नहीं पड़ी। वो रिट आज तक, कोविड खत्म हो गया, सब चीजें खत्म हो गई, रिट मेरी बरकरार है, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो क्या ऐसे में जजों की भूमिका पर सवाल नहीं खड़े होने चाहिए कि कोविड का मामला था, एक रिट हुई, आपको अगर रिट खराब थी खारिज कर देना नहीं चाहिए? नहीं भैया, कोविड के टाइम में पान मसाला बनना बहुत जरूरी है, मरते हैं लोग, मरे, पान मसाला खाकर थूकना बहुत जरूरी था, या तो अलाउ करते कि नहीं है तो सही बात है, रोक लगाइए, खारिज करते। लेकिन आज तक रिट बरकरार है, खारिज नहीं हुई मेरी रिट। नहीं, मैं इस मामले में आपके साथ हूं। इन मसलों को उखाड़ा जाना चाहिए। मसला पुराना जरूर हो गया है, लेकिन इस मसले को उखाड़ा जाना चाहिए, क्योंकि अभी भी उस रिट को न खारिज किया है और ना उसके पक्ष में फैसला दिया है। उसको हवा में लटकाए रखा है, क्योंकि ये अधिकार उनको प्राप्त है। भाई ये तो एक, अब तो मेरे ख्याल से इस पे सुप्रीम कोर्ट में भी की जा सकती है रिट, कि वहां रिट पड़ी हुई है, सड़ रही है रिट। हाँ, भाई बताइए कि आपने कोविड के जमाने में पान मसाला पे प्रतिबंध लगा, तो उस प्रतिबंध को क्यों हटाया? कुछ तो कारण बताइए ना इसके, वो कौन से कारण थे? कुछ नहीं, वो एक लाइन कह देंगे अब तो कोविड खत्म हो गया, रिट खत्म हो गई, बात तो खत्म। ये कहें रिट खत्म हो गई, ये कैसे कह सकते हैं? तो रिट को खारिज करें ना। रिट को खारिज करते ही आपके पास अधिकार होगा कि आप उस रिट को दोबारा दायर कर सकें, उसकी पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकें। ऐसी क्रम में आप देखिए, कुलदीप सेंगर आजीवन कारावास की सजा, हाई कोर्ट ने सजा रद्द कर दी, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हो गया। मजे की बात है कुलदीप सेंगर के पक्ष में भी महिलाएं आ गई कि साहब बिल्कुल सही बात है, दोनों तरफ से युद्ध। वो सब प्रायोजित था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि हाई कोर्ट के जिन जजों ने जमानत दी वो बहुत बेहतरीन जज हैं, गलती हर एक से हो जाती है, और सजा पे जो दिया था हाई कोर्ट ने उस पे स्टे कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलती किसी भी से हो सकती है, जज भगवान का दूसरा रूप होते हैं। आप ऐसे सेंसिटिव मामले में जमानत दे रहा, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है गलती किसी से भी हो जा सकती है। जरा इसको विस्तार से समझाइए कि इन गलती करने तो का अब आप ये देखिए, उस मुकदमे में कुलदीप सिंह सेंगर के पक्ष में कितने वकील खड़े थे? गिने थे आपने वकील? 22 वकील खड़े थे। बाप रे बाप, 22 वकील, उन सबके नाम उस खबर में छपे थे। मेरे ख्याल से खबर लिखने वालों ने जानबूझ के, वरना इतने वकीलों के नाम कोई नहीं लिखता, एक बड़े वकील का नाम लिख दिया जाता है, बाकी और कोई नहीं लिखता। पूरे 22 वकीलों के नाम छापे थे, ये वकील उसके पक्ष में खड़े हुए थे। अब आप इससे सोचिए कितने बड़े पैमाने पर रुपया चला है, कितना रुपया खर्च किया गया है इस मुकदमे में। सुप्रीम कोर्ट का जो हाई कोर्ट का स्टैंडर्ड है, उसमें एक वकील एक अपीयरेंस के कितने पैसे लेता होगा? मेरे ख्याल से लाखों रुपया, कुछ तो 50 लाख। और सारे वकील उल्लेखनीय थे, इसलिए उनका नाम खबर में उल्लेख किया गया उनका। तो आप देखिए कुलदीप सिंह सेंगर को राहत दिलाने के लिए कितने बड़े पैमाने पर रुपया खर्च किया गया। उसके बाद आप देखिए 2 मंत्री, योगी सरकार के 2 मंत्री जिनसे प्रतिक्रियाएं ली गई, उन्होंने क्या किया? दोनों मंत्री सामाजिक न्याय की राजनीति से आए हैं, दोनों मंत्री कांशीराम के साथ काम करते थे, दोनों मंत्री जो हैं वो अति पिछड़े समाज के नेता माने जाते हैं। एक है संजय निषाद और दूसरे हैं ओम प्रकाश राजभर। इन दोनों ने खीसे निकालते हुए, दांत दिखाते हुए कैसे उल जलूल किस्म के बयान दिए। इससे आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में होता क्या है। राजनीति का और अक्षम जजों का, भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो मान ही लिया कि उनसे गलती हुई, उन्होंने अपनी अक्षमता दिखाई कि नहीं दिखाई? मैं कोई बेईमानी का आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने गलती हो गई उनसे, तो इसका मतलब उन्होंने एक अक्षमता तो दिखाई अपनी। तो अक्षम, इन्वर्टेड कॉमा, अक्षम शब्द बंद करके इस्तेमाल कर रहा हूं, अक्षम न्यायाधीश और इस तरह के तथाकथित सामाजिक न्यायवादी जो बात बात में समता की बात करते हैं, ये सब बात करते हैं, लेकिन एक स्त्री को समता देने के लिए तैयार नहीं है, स्त्री को इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं है। ये दोनों मिलकर क्या सत्ता और इंसाफ दोनों का कौन सा चेहरा पेश कर रहे हैं देश के सामने? ये सोचने की बात है भाई। तो मैं तो बहुत इन बातों से बहुत क्षुब्ध हूं। ठीक बात है। आप उधर देखिए ना कि राम रहीम को जन्मदिन मनाना हो, राम रहीम को चुनाव प्रचार करना हो, राम रहीम को
पार्टी करनी हो, वो हत्यारा है, बलात्कारी है, सजा हुई है, लेकिन तुरंत पैरोल मिल जाती है, तुरंत साहब बाहर आ जाते हैं, गाड़ियों के काफिलों से बाहर निकलते हैं। ये फिर और जिसने सत्ता और सबका मिला-जुला, देखिए ये सरकार लिख के देती है, सरकार के लिखे बिना पेरोल और फरलो थोड़ी ना मिल सकती है। नहीं मिल सरकार सकती। कहती है कि भाई इनको दिया जा सकता है, और ये वेरीफाई करते हैं। अभय जी, जो जेलर राम रहीम को सबसे ज्यादा सुविधा देता था जेल में, उसने नौकरी छोड़ी और वो उस चरखी या चाकरी ऐसी कोई विधानसभा है, वहां से चुनाव लड़ने आ गया। एक पढ़ी लिखी बहुत वेल क्वालिफाइड महिला लेडी उसके सामने चुनाव लड़ रही थी, जिसको 100% जीतना चाहिए था, लेकिन ऐसा जेलर जो राम रहीम को इतनी सुविधा दे रहा है, वो चुनाव जीत गया और कुछ हजार वोटों से वो महिला हार गई। क्या किया जाए इस लोकतंत्र का, कैसे संभलेगा ये लोकतंत्र? क्या ये लगता विडंबनाएं है? हैं हमारे लोकतंत्र की, ये लोकतंत्र की विडंबनाएं हैं, ये हमारी न्याय प्रणाली की विडंबनाएं हैं, और हम लोग इन विडंबनाओं को देखने, इनके ऊपर टीका टिप्पणी करने, इनका विश्लेषण करने के लिए विवश हैं। काश ऐसा ना होता, काश लोकतंत्र में इस प्रकार की खामियां, हमारे लोकतंत्र में इस प्रकार की खामियां नहीं होती, तो आज हम कह पाते कि हमारे लोकतंत्र में कम से कम नाजुक मसलों के ऊपर तो कम से कम नेता लोग संयम रखते हैं, और जज भी नाजुक मसलों के ऊपर गलतियां नहीं करते हैं। यहाँ तो जो मसला जितना नाजुक होगा, जज उतनी बड़ी गलती करता हुआ नजर आएगा, नेता उतनी ही बेहूदगी और बदतमीजी के साथ बोलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। इधर पिछले दिनों मॉब लिंचिंग की घटनाओं ने दुनिया भर में भारत का नाम नीचा किया है। कहीं किसी को कोई झपड़ा दे रहा है, कोई मार दे रहा है, कोई पीट दे रहा है, कोई किसी ने अगर क्रिसमस पर टोपी लगा दी उसको मार दे रहा है। समाज में इतनी असहिष्णुता बढ़ गई है, इतनी नफरत बढ़ गई है, कौन जिम्मेदार है इसका? क्या सरकारों के मौजूदा पास सरकार मौजूदा सरकार जो पिछले 11 वर्ष से मुतवातिर एक तरह का नैरेटिव चला रही है, एक तरह में घृणा का एक नैरेटिव चला रही है, वो अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का नैरेटिव इस देश में चल रहा है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, और चाहे वो सिख हैं। सिखों के खिलाफ भी है। अभी जो वो अकाल तख्त पे बाकायदा शिकायत की गई है कि निहंगों के खिलाफ बार बार तमाम मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं, और सिखों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक बातें चल रही हैं, और हमारी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। और यहाँ पर एक नया शब्द आया है, घुसपैठिया। हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस शब्द को लोकप्रिय करने में उनको गोल्ड स्वर्ण पदक मिलना चाहिए, उनकी वजह से ये शब्द लोकप्रिय हुआ है। इतना ज्यादा घुसपैठिया शब्द को जोर दे रहे हैं, और चुनाव आयोग के जरिए इस शब्द को लोकप्रिय किया गया है। अब इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति को घुसपैठिया कह के उसको पिटाई शुरू कर दी जाती है उसकी, और वो मर जाता है। केरल में पलक्कड़ जिले में एक मजदूर, उत्तर भारतीय मजदूर था जो हिंदी बोल रहा था, वो शाम को भटक के किसी गांव में चला गया, तो वहां तुरंत लोगों ने उसको पकड़ के पूछा, तुम घुसपैठिए हो? तो उसने कहा, नहीं नहीं, मैं घुसपैठिया नहीं हूं, मैं तो हिंदू हूं। उसको कहा बांग्लादेशी है, तो वो वहां के लोगों ने कहा कि ये बंगला बोल रहा है, मतलब वो हिंदी को उन्होंने बंगला समझा। ये भी बात गलत बताई जा रही है। केरल में ऐसे लोग नहीं है जो हिंदी बोलने वाले को बंगला बोलता हुआ सब बोलते हुए समझे, ऐसे लोग नहीं है। उसको तुरंत बांध दिया गया और उसको पीट पीट के उसको मार डाला गया, जान से मार दिया गया उसको। उससे बहुत सनसनी छाई हुई है जो उस व्यक्ति के साथ हुआ है। उसके बाद में देहरादून के अंदर क्या हुआ, जो फौज में थे चकमा, उनके बेटे को जो एमबीए कर रहा था, जब वो सब्जी लेने जा रहा था तो मोटरसाइकिल पे सवार लोगों ने उसको चीनी कहा, मोमो कहा उसको, उसने आपत्ति की तो तुरंत चाकुओं से उसके ऊपर हमला कर दिया और गोद गोद के उसको वहीं मार दिया चाकुओं से उसको। और इस तरह की घटनाओं पिछले 1 महीने के अंदर बहुत घटनाएं हुई हैं, इनके आंकड़े भी प्रकाशित हुए हैं। और पिछले 2024 से लेके और 2025 के बीच में इस तरह की घटनाओं ने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। और ज्यादातर इसमें 86% घटनाएं जो हैं वो बीजेपी शासित प्रदेशों में होती हैं। और उनमें जिन 2 संगठनों का नाम बार बार सामने आता है, उसमें एक का नाम है बजरंग दल, दूसरे का नाम है विश्व हिंदू परिषद। अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरती भाषण देना, कभी घुसपैठिया बताना, कभी उन्हें गो हत्या करने वाला बताना, कभी लव जिहाद करने वाला बताना, कभी ये बताना कि धर्म प्रचार करके धर्मांतरण करवा रहे थे, ये सब करना, यही सब इन लोगों का काम रह गया है। और मोदी जी ड्रामे कर रहे हैं, मोदी जी चर्चों में जा रहे हैं, बाइबल उठा के अपने माथे पे लगा रहे हैं, और ये इधर इधर ये चल रहा है। जब सिखों का कोई वो होता है, त्योहार होता है, अखबार में उनकी पगड़ी लगाए हुए, उनकी हाथ जोड़े हुए उनकी तस्वीर छपती है मोदी जी की। जैसे उनसे बड़ा गुरु ग्रंथ साहब का भक्त कोई है नहीं, कोई ध्यानी ज्ञानी है नहीं उनका।
और दूसरी तरफ उनके ये स्टॉर्म ट्रूपर्स जो हैं, उनकी लठैत जो हैं, ये सब करते हुए घूम रहे हैं। सही बात है। उधर हमारे प्रिय ललित मोदी जी का एक बयान वीडियो आया था, जैसे वो विजय माल्या के संग हंसते हुए कह रहे थे कि हम तो सबसे बड़े भगोड़े हैं। उसके बाद बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज हुआ, तो उन्होंने माफ़ी मांगी कि भाई मेरी भावनाएं आहत हो गई हैं, तो मैं क्षमा, मेरा इरादा नहीं था। क्या सीन है कि ललित मोदी भाग गया, विजय माल्या भाग गया, देश के करोड़पति अरबपति देश छोड़ के जा रहे हैं। इतना तो कभी पैसे वाले देश छोड़ के नहीं भागे। इस देश में क्या डर लग रहा है कि करोड़पति अरबपति देश छोड़ के भाग रहे हैं? इतना आज़ाद हिंदुस्तान हो गया, इतना बढ़िया हिंदुस्तान हो गया। कंगना रनौत कह रही हैं कि असली आज़ादी 2014 के बाद आई। इतने सुंदर हिंदुस्तान से ये अरबपति छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? शर्म नहीं आ रही है? हालत में देश छोड़ के जा रहे हैं। इस देश का दूसरा नाम कुप्रबंधन है और कुशासन है। पूरा देश जीवन के हर क्षेत्र में, प्रशासन और शासन के हर क्षेत्र में इतना कुप्रबंधित है कि आप ताज्जुब करेंगे। अभी मैं इलाहाबाद की यात्रा पे गया था, तो मैं इधर से प्रयागराज में गया, उधर से भी प्रयागराज में आया। कोहरा बहुत था, कोहरे की वजह से प्रयागराज आमतौर पर समय पे चलती है, गाड़ी देर से चल रही थी। तो हम लोग इस बात पे विचार कर रहे थे कि क्या समस्या। देखा भाई, जो हमारे प्लेटफॉर्म है, उन प्लेटफॉर्म में क्या तब्दीली हुई है अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में। तो पाया कि जो जहां पर प्लेटफॉर्म खत्म होता है और नीचे पटरियां होती हैं, तो उस जगह पर केवल लाल लाल रंग की ऐसी पट्टियां पुतवा दी हैं उन्होंने। इसके अलावा कोई परिवर्तन आपको नहीं मिलेगा पूरे प्लेटफॉर्म्स के अंदर। एक वीडियो, अबे जी, एक वीडियो वायरल हो रहा है। ट्रेन है करीब 12-13 घंटा लेट। वीडियो बना के एक महिला ने और एक पुरुष ने डाला है और बहुत गरियार है सरकार को। ये कह रहे हैं आपने किया क्या? जो ट्रेन में खाना मिल जाता था, स्टेशन में पूरी सब्जी मिल जाती थी, हमने भी बड़ी खाई है। हम तो स्टेशन पे वो पूरी सब्जी खाने जाते थे, हरी मिर्च के संग। अब नहीं मिलती है, वो भी बंद कर दी। वो भी बंद कर दी। तो यानी चाय भी नहीं मिलती। अगर आप डायबिटीज के पेशेंट, डायबिटीज के मरीज हैं और फीकी चाय पीना चाहें स्टेशन लेकर, स्टेशन में फीकी चाय नहीं मिलेगी। क्यों? मशीन वाली चाय मिलती है और उसमें चीनी वाली चाय मिलती है, चाय निकलती है उसके अंदर से। तो ये आप एक घूंट पिएंगे, आपको लगेगा आपकी डायबिटीज शूट अप कर गई। ये स्थिति है। तो ये विकास हुआ है देश का। मैं इसलिए बता रहा हूँ, जीवन के हर क्षेत्र। और आप देखिए, कभी आप तो कितने बार आए होंगे, आप ट्रेन से ये जैसे ही आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में घुसते हैं और आप गाजियाबाद, मारीपत, गाजियाबाद इधर से होके आते हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि आप कचरे के बीच में आपकी ट्रेन चल रही है, यानी गंदगी के बीच में ट्रेन चल रही है। जब ट्रेन पूरी तरीके से दिल्ली में घुस आती है, यानी आप शिवाजी ब्रिज, तिलक ब्रिज वगैरह इन सब जगहों पे आ जाते हैं, दिल्ली में आ जाते हैं, नई दिल्ली की तरफ है, तब आपको थोड़ी सफाई जरूर दिखती है। उससे पहले, जब तक दिल्ली महानगर नहीं शुरू होता, उससे पहले लगातार आपको लगता है कि कचरे के बीच में ट्रेन चल रही है लगातार। जब विदेशी यात्री आती होंगे तो उनके ऊपर क्या असर पड़ता होगा ये देख के। आप ट्रेनों के आसपास, पटरियों के आसपास भी सफाई नहीं करवा सकते। अभी भी ट्रेनों में, आप हिंदुस्तान में जो ट्रैक क्वालिटी है, पटरियों की क्वालिटी है, आप इसके ऊपर गौर कीजिए। ट्रेनें झटके खा के चलती हैं, हर थोड़ी देर बाद यूं इस तरह का झटका लगता है। लगता है पता नहीं क्या गड़बड़ी हो गई, क्या हुआ, या ड्राइवर ने गलती से ब्रेक मार दिया। हमको तो पता नहीं भाई ट्रेन चलाने का तरीका क्या है। सौभाग्य से हम लोगों ने विदेशों में भी ट्रेनों में बैठे हैं, वहां तो कभी ट्रेनों में इस तरह के झटके लगते नहीं। तो आपकी ट्रेन भी जो है वो 55 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है ट्रेन। आप सोचिए, ये ट्रेनों की रफ्तार है। उन ट्रेनों की रफ्तार है जिन ट्रेनों में बड़े पैमाने पर लोग चलते हैं। प्रयागराज बहुत लोकप्रिय ट्रेन है भाई। पहले क्या होता था, दिल्ली में लोग, दिल्ली से लोग प्रयागराज में बैठते थे, बातें कर 10:10 ट्रेन चलती है, बातें करते करते सो जाते थे, आंख खुलती थी तो इलाहाबाद के पास ट्रेन दिखाई पड़ती थी। तो अब ऐसी स्थिति नहीं है। सही बात है। हमारे ऊर्जा मंत्री अरविंद शर्मा है, उनकी तरह अगर वो रेल मंत्री होते तो वो ये करते। जैसे उनसे पूछा गया लाइट नहीं आ रही, बड़ी परेशानी है, इतना बुरा हाल है, वो कहते जय श्री राम। तो अश्विनी वैष्णव को भी कह देना चाहिए जय श्री राम, हो गया काम। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। ये तो अभय, तुम्हें पूरी बातचीत आपने सुनी, कैसे लगी बातचीत बताएगा जरूर। शुक्रिया, थैंक यू।